हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा अनाउंसमेंट है कि आप लोगों के लिए एक मैंने सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें आपको बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराएंगे और साथ ही साथ में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखिएगा, ज़्यादा नहीं, आपको ज़्यादा नहीं, बस कम से कम 50 वीडियो आपको ऐसे प्रोवाइड कराएंगे। 50 वीडियो में आपका पूरा कवर कर देंगे। तो ये सीरीज आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। आप सभी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। लास्ट में आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो फीडबैक देख करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर है, निम्न में से किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? विकल्प आपका यहाँ पर सी से होता है एड्स के लिए। एड्स रोग के इलाज के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे टेस्ट हैं, तो इसमें एक एलिसा टेस्ट है और ये जो है इसका एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट ऐसे, ये है पूरा, यहाँ से लेकर के ये इस तरीके से जा रहा है। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट ऐसे है ये। और अगला क्वेश्चन है, पीत क्रांति संबंधित है किसके उत्पादन से? पीत क्रांति या पीली क्रांति? तो ये पीली क्रांति विकल्प आपका सी से होता है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। एक एक करके सारी चीजों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। खाद्यान्न से संबंधित ये है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध मिलनी कृषि क्षेत्र के उत्पादन से होता है और इसमें जो तकनीक है, कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीकी के सुधार और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने से संबंधित है हरित क्रांति। और आपको बताते चलते हैं, हरित क्रांति से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? ये मैक्सिको के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। किसका है? नॉर्मन बोरलॉग का है। और अगर भारत की बात करते हैं तो भारत के हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। कौन है? भारत के हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पर पीली क्रांति की, तो पीली क्रांति, पीत क्रांति, ये खाद्य तेलों और साथ ही साथ में तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से संबंधित है। और बात करेंगे अगर यहाँ पर दुग्ध की, तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता बढ़ाने का कार्यक्रम श्वेत क्रांति के अंतर्गत किया जाता है और इसी को श्वेत क्रांति का नाम दिया गया है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं। श्वेत क्रांति की गति को और तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड नामक योजना आरंभ की गई। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, बाढ़ से संबंधित नहीं है। और आपको बताते चलते हैं इस क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? ये भारत के हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। किसको? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है, करेक्ट। इतने पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नीली क्रांति की। क्यों? क्योंकि ये देखिए मत्स्य है ना, तो ये मत्स्य उत्पादन जो है नीली क्रांति से संबंधित है। मछली उत्पादन के क्षेत्र में जो प्रगति हुई उसे हम नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा भी बता देते हैं। 4 के अलावा भी बात करेंगे गुलाबी क्रांति की। तो गुलाबी क्रांति मांस व्यापार के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसे हम गुलाबी क्रांति के नाम से जानते हैं। और आगे देखेंगे स्लेटी क्रांति है। स्लेटी क्रांति सिल्वर, ये अंडे उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि से संबंधित है, स्लेटी क्रांति या सिल्वर रेवोल्यूशन। और भूरी क्रांति एक आता है, भूरी क्रांति ये गैर परंपरागत ईंधन के उत्पादन के क्षेत्र में जो क्रांति हुई है उसे भूरी क्रांति के नाम से जानते हैं। और भूरी क्रांति में ही उर्वरक उत्पादन भी है। अगर मैं सही हूं तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है। जितने भी आप देखेंगे पूरी मतलब सुपर डुपर हिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज होगी हमारी पूरी। एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं कह सकते जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? सामान्य मानव शरीर का तापक्रम विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। यहाँ पर सभी फ़ारेनहाइट में दिया है और आपको मैंने फ़ारेनहाइट में बताया भी है, तो कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि इसमें कोई भी ऐसा विकल्प हो जो कि लिखा हो कि कोई नहीं, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है। तो चलिए करेक्ट की तरफ हम चलते हैं। क्या है? देखिए, मानव शरीर का जो सामान्य तापक्रम है, अगर हम सेल्सियस की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर इसे हम फ़ारेनहाइट में व्यक्त करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है।
और इसका भी मैंने बताया था 37 का जो एग्जैक्ट है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था फॉर्मूला वेस्ट में, तो सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसमें क्या फॉर्मूला होता है, F-32 अपॉन 180 इज इक्वल टू C अपॉन 100 होता है। F-32 बटा 180 बराबर C बटा 100 होता है। ये है, इसी के आधार पर पूछा गया था आपसे एग्जाम में, एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नहीं याद है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो कौन सी है, किस वर्ष से किस वर्ष तक। यहां पर आपका विकल्प किस वर्ष तक दी जा रही है, तो 14 वर्ष तक है, करेक्ट। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2007-2008 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुछ लक्ष्य बनाया था। इसमें इनका लक्ष्य था, पहला लक्ष्य था, आप ध्यान से देखिएगा, 6 से लेकर के 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का नामांकन करना है, और साथ ही साथ में 1 से लेकर के 8 तक के लगभग जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण करना है और निःशुल्क यूनिफॉर्म देना है। और इसी में एक था इनका 6 से लेकर के 14 आयु वर्ग की विद्यालय न जाने वाली जो अपवंचित वर्ग थे, इनकी बालिकाओं को कक्षा 6 से 8 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना करना। और इसी में ही था, पहला आपको मैंने बता ही दिया, 6 से लेकर के 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का नामांकन था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए बड़ा ही आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कोट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन हम आपको यहाँ पर सुमेलित करके बता देंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है। अगर आपको सफलता सीरियसली चाहिए, उसके लिए अगर सीरियस हैं तो आपको ये पूरा क्वेश्चन कवर करना चाहिए। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है यहाँ पर, तो भाई हम मिला लेते हैं। कैसे, देखिए बटेश्वर ये मेला दिया है और यहाँ पर आयोजन स्थल, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेला आपके एग्जाम में आता जरूर है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर ये बटेश्वर है, देवा शरीफ है, हरिदास जयंती है, नौचंदी मेला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर बटेश्वर मेला, ये कहाँ पर लगता है, बटेश्वर मेला ये लगता है आगरा, 1-3 से मिला दीजिए, ये सही में होगा आपका 3-1 4-2 मिलान करिए। अब देवा जो शरीफ मेला है वो कहाँ पर लगता है, देवा शरीफ ये चलता है इधर, आप बाराबंकी चले चलिए, देवा शरीफ ये बाराबंकी, मिलान कर दीजिए। अरे भाई ये रहा, ये हरिदास जयंती इसको मिला दीजिए वृंदावन से, ये रहा हरिदास जयंती, ये वृंदावन, ये रहा, हमको दिख ही नहीं रहा। नौचंदी हो जाता मेरठ, तो 3-1-4-2 हो गया आपका भाई सही। अब चलिए हम आपको एक ही चीज़ क्लियर करके यहाँ पर बताते चलते हैं। जो नौचंदी मेला है मेरठ, नौचंदी मेला ये मेरठ में आयोजित होने वाला मेला है, और इस मेले में हिंदू और मुसलमान लोग समान रूप से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में भाग लेते हैं, क्योंकि मेले में एक और नौचंडी देवी का मंदिर है और दूसरी ओर विश्व प्रसिद्ध संत सैयद सालार की दरगाह है। तो यहाँ पर दोनों लोग मिलते हैं, सैयद सालार की दरगाह है और यहाँ इधर पे आपका ये नौचंडी देवी का वो है मंदिर है। ठीक है, ये हो गया। अब बटेश्वर की बात करते हैं। बटेश्वर मेला, ये मेला कहाँ पर लगता है, ये आगरा जनपद में लगता है। बटेश्वर मेला आगरा जनपद में लगता है और ये बटेश्वर नामक स्थान पर यमुना नदी के किनारे लगता है, प्रतिवर्ष लगता है। हरिदास आपको बताया मैंने, ये वृंदावन में मनाया जाता है, और बचता है ये देवा शरीफ, ये यहाँ पर लगता है बाराबंकी में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देवा शरीफ ये प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर प्रतिवर्ष बाराबंकी में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो कम से कम अगर मेला ना पूछ करके किसकी दरगाह पर कैसे क्वेश्चन करा जाए तो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया। विकल्प डी से होता भारत में है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया, और सिंधु सभ्यता में इसके अवशेष भी मिले हैं। और सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग था वो क्या था, वो सूती वस्त्र उद्योग ही था। क्या था, सूती वस्त्र उद्योग था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही है, विकल्प आपका यहाँ पर डी से होता है, सिक्किम में है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम राज्य में
स्थित है और यहाँ से आप ये देखेंगे दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर के तिब्बत जाने का मार्ग है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में है, काराकोरम श्रेणी पर, और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जास्कर श्रेणी में है। पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। और अच्छा ये बताइए, ये इसमें अरुणाचल में कौन सा है? बोमडिला दर्रा है, बोमडिला दर्रा उत्तर प्रदेश में। सिक्किम में ही आपका ये है जैलेपला है। नीति दर्रा कहाँ पर? उत्तरांचल में है। और माना दर्रा ये भी उत्तरांचल में है। बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत क्या काम करती है? वायुमंडल में ओजोन परत, जो ओजोन लेयर है, क्या काम करती है? विकल्प आपका सही हो जाता है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी जीवन की रक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। और आपको बताते चलते हैं, क्षोभ मंडल, यानी कि जब क्षोभ मंडल से ऊपर जाएंगे क्षोभ सीमा आती है, इसके ऊपर समताप मंडल स्थित है, इसके ऊपर समताप मंडल है और यहीं पर ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन परत क्या काम करती है? सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको अवशोषित करके मानव जीवन की रक्षा करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता, फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, विकल्प डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आपको बताते चलते हैं, 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को सुबह सुबह 11 बजे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ किया गया। कहाँ पर? वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो सबसे पहले आचार्य कृपलानी खड़े हुए थे और उन्होंने संविधान के अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, इनका नाम प्रस्तावित किया था। और डॉक्टर सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी सदस्य जो अध्यक्ष था वो चुन भी लिया गया। ठीक है, और फिर उसके बाद आप जानते हैं 11 दिसंबर 9 के बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर, नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। आप सभी बताएंगे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो दिल से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ज़्यादा नहीं, अपने 5 दोस्तों में शेयर करना। अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है आप शेयर नहीं करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना। हम जी जान से मेहनत करेंगे, लेकिन आपको साथ साथ में सपोर्ट तो करना ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक एनर्जी मिलती है भाई, तो ज़रूरी है ना, कुछ तो ज़रूरी है, मोटिवेशन, एनर्जी। बिल्कुल, आगे, नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल सही, विकल्प आपका यहां पर सही हो जाता है, सी, सूचना का अधिकार। सूचना का जो अधिकार है नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, मद्य निषेध, ये सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। आपको बताते चलते हैं, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में उल्लेख किया गया है। किसमें? भाग 4 में। और आपको ये भी बताते चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये संविधान में कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उत्तर आपका हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है ये। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में जानते हैं नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये भारत के संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं जिसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य अंतर्निहित है, ये इन्होंने कहा था। डॉक्टर अंबेडकर किस लिए बताया है कि बड़े इंपॉर्टेंट है, संविधान से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहीं पता चले कथन ही ना पूछ लिया जाए। क्वेश्चन है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों और केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ए और बी दोनों से। विकल्प आपका डी सही होता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 280 3 के तहत है, ये जानते रहिए। अगला क्वेश्चन है,
आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जानते हैं? विकल्प आपका सी होता है कस्टम ड्यूटी। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को हम सीमा कर कहते हैं। देखिए, आप जानते रहिए, केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार मुख्य रूप से 3 कर लगाती है। केंद्र सरकार मुख्य रूप से 3 कर लगाती है, उन्हीं से उसे समस्त कर राजस्व की प्राप्ति होती है। और ये कर है आयकर है, इनकम टैक्स, सीमा कर कस्टम ड्यूटी, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। ये भारत में लंबे समय तक सीमा शुल्क केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे मुख्य स्रोत रहा है। अब यह स्थान केंद्रीय उत्पाद शुल्क ने ले लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, जो ट्रांसफार्मर होते हैं प्रयुक्त होते हैं किसके लिए? ट्रांसफार्मर, आपको मैंने बताया था एक बार, आप लोगों ने एसी और डीसी दोनों पर सही लगाया था विकल्प में, लेकिन एसी ही होगा इसमें, तो विकल्प आपका डीसी होता है। एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ये जानते रहिएगा ये सिद्धांत। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये एक ऐसा यंत्र है जो एसी वोल्टेज है ना, इसको निम्न एसी वोल्टेज में, उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में, और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। ये इसका काम है मेन। तो ध्यान रखिएगा, केवल एसी, डीसी इसमें जुड़ना ही नहीं है, आपको बताना ही नहीं है। उच्च एसी को निम्न में, निम्न को, ठीक है, बात समझ आ गई। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक अपचाई ट्रांसफर होता है और एक उच्चाई ट्रांसफर होता है। तो आपको दोनों, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? आपको बताना है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? विकल्प आपका ए सही होता है, सौर सेलें होती है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सोलर सेल होती है, जो कि सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करती है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, मृतक घाटी जानी जाती है किस लिए? मृतक घाटी किस लिए जानी जाती है? मृतक घाटी किस लिए जानी जाती है? अत्यधिक उष्णता के लिए। आपको अब यहां पर बताते चलते हैं। मृतक घाटी, डेथ वैली, उत्तरी अमेरिका में सबसे गर्म जलवायु दक्षिण पश्चिम में स्थित मृत्यु घाटी में ही पाई जाती है, डेथ वैली में। यहाँ ग्रीष्मकालीन जो तापमान होता है 55 से लेकर के 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा भाई, इसीलिए इसे मृतक घाटी के नाम से जानते हैं। और किस लिए जानते हैं मृतक घाटी? ये अत्यधिक गर्मी के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? विकल्प बी सी होता है वैग्युला धारा। दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं में दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा होती है, जो कि गर्म है। दूसरी हम बात करेंगे ब्राज़ील की धारा, वो भी गर्म है। तीसरी है फॉकलैंड की धारा, ये ठंडी होती है। फिर पश्चिमी पवन प्रवाह, वो भी ठंडी है। वैग्युला की धारा, ये भी ठंडी है, शीतल धारा है। गिनी के तट की धारा, वो भी ठंडी है। और कैनरी धारा उत्तरी अटलांटिक की ठंडी धारा है, ठीक है। और ये पुर्तगाल के तट से अफ्रीका, मोरक्को, पश्चिमी सहारा तक ये चलती है, कैनरी है। ये पूछा जाता है कैनरी जो धारा है ये कैसी धारा है? कैनरी ये ठंडी है, वैग्युला ठंडी है, ठीक है। ब्राज़ील की ये जो धारा है, ब्राज़ील की, अभी मैंने क्या बताया, ब्राज़ील की धारा ये गर्म है। अब आपको बताना है ये कैसी धारा है, अंगुलहास की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की हमारी क्लास हो जाती कंप्लीट। आपको कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलते हैं सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। निम्न में से जांच के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। विकल्प सी होता है एड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीत क्रांति संबंधित एक उत्पादन से? पीत क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, वैसे होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो है 14 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आप जानिए, ये बटेश्वर मेला, ये यहाँ पर देखिए
देखिए यहाँ पर 3, 1, 4, 2 आपको करना है। बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ बाराबंकी, हरिदास जयंती ये होती है आपके वृंदावन में, नौचंदी मेरठ। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले, विकल्प आपका डी सी होता है, भारत में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है डी, सिक्किम में। नाथुला दर्रा, विकल्प आपका यहाँ पर डी सी होता है, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत, वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी के जीवन की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में विकल्प आपका सी सी होता है, सूचना का अधिकार है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है, विकल्प आपका डी सी होता है, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से और फिर राज्यों और केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को हम किस नाम से जानते हैं? आयात और निर्यात पर हम जो कर लगाते हैं वो जो मतलब हम नहीं लगाते हैं, लगाए जाने वाले कर को हम कहते हैं सीमा कर, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे, मृतक घाटी जानी जाती है, मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? वैग्युला धारा, विकल्प आपका बी से होता है। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल है, क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्नलिखित में से किसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? मधुमेह, तपेदिक, एड्स, विकल्प आपका कौन सा सही होगा? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और आप लोग यहाँ पर बताइए क्या आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिले कि नहीं मिले? सीरियसली सच में बताइएगा, नया क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिला कि नहीं मिला? उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब बढ़िया होगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है ना, तो पता है। चलिए भाई, मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग टाइम टेबल जान लीजिए। देखिए, सुबह आपकी क्लास होगी 9 बजे, सुबह 9 बजे, दोपहर के 2 बजे और रात के 10 बजे, ये 3 क्लासेस हैं। और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आपका टेलीग्राम है, टेलीग्राम आप डालेंगे वन डे एग्ज़ाम टारगेट बाय मुनमुन करेंगे तो यहाँ पर जाकर के ये ओपन होगा आपका ऑफिशियल चैनल वन डे एग्ज़ाम टारगेट का। ठीक है, और साथ ही साथ में आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अमिता तिवारी ऑफिशियल करके। ठीक है, अमिता तिवारी ऑफिशियल करके वहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो दूसरा है, आप मुनमुन ब्लॉग्स पर जा सकते हैं वैसे। ठीक है, देखने के लिए बहुत सारे आप लोग वो करते रहते हैं ना रिक्वेस्ट, तो ये है, आप लोग हमें यहाँ पर पा सकते हैं। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।